चलिए आज बात कर लेते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हालांकि इसमें मैंने क्या किया है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया है एक ही मॉडल पेपर में। आई थिंक मुझे लगता है अगर आपने ये पूरा देख लिया तो इसके अलावा मुझे एक और मॉडल पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा लास्ट तक देखना, फिर मुझे बताना अगर नीड है तो मैं सेकेंड भी अपलोड करूंगी। और इसके जो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स है वो अलग से अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप देख लेना। आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फार्माकोथेरेपेटिक्स की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो पहले क्वेश्चन पेपर से पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसके आंसर्स को, उसके बाद मैं आपको पूरे सिलेबस में से दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कितने क्वेश्चंस कहाँ से हमारे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सबसे पहले सेक्शन ए है, ठीक है, जो कि जिसमें से हमें 6 क्वेश्चंस को करने, लेकिन साथ के साथ किए हैं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पास चॉइस तो होगी, बट मुझे तो आपको सारी चीजें करानी है। तो देखो, अगर आपको मिड तक भी या 2-3 क्वेश्चंस तक भी अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, इससे क्या होता है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी मिलती है कि हाँ मेरे को और भी क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बनाने हैं। क्योंकि ऐसा तो मैंने किया नहीं है कहीं से उठाया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर एक स्लाइड बना दी या PDF बना दी और मैंने उसे ऑनलाइन मतलब वैसे ही समझा दिया। इसमें खुद से हैंड रिटन लिखा है तो चीजों को काट काट के लिखा जाता है, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए इजी पड़ेगी, ये सब पूरा चीजें सोच के तब जाके मैंने ये किया है। ठीक है, तो अभी आप देख लेना, आपको ठीक ही लगेगा आई होप। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिप्रेशन। देखो क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बोल रहा हो, मैंने सेक्शन ए हो चाहे बी हो इस तरीके से किया है कि आपका उसमें सब कवर हो जाए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको मेन एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी कि डिजीज कॉज कैसे हो रही है और कैसे वो बढ़ रही है, ठीक है, डेवलप कैसे हो रही है वो पढ़ना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी उसके सिम्टम्स को अच्छे तरीके से देखना है और फिर मैनेजमेंट देखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। तो ये हर क्वेश्चन में चाहे पूछा हो या ना, लेकिन मैंने यहाँ पे कवर किया है। इससे क्या होगा, आपको आपके हर टॉपिक का सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर चाहे आपके पेपर में उसमें से कुछ उठा के पूछ ले या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट पूछ ले या एटियोपैथोजेनेसिस पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और देखो, अगर बाय चांस यहाँ पे कुछ टॉपिक्स छूट भी गए हैं 2 से 3 तो प्लीज उन्हें भी मत छोड़ना। बस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप सिर्फ इसी पे ही डिपेंड हो जाओ। जो अगर आपको यूट्यूबर कोई बोल रहा है कि सिर्फ इन्हें करके चले जाओ आप पास हो जाओगे, तो आप ये तो सोचो, अगर जो क्वेश्चंस उन्होंने कराए हैं मान लो उसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस ही आए हैं तो आप कैसे पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना पास। तो क्या करो, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपका सिर्फ पास होने का ही मन है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा तो देख लो यार टॉपिक्स के अंदर कि इसमें है क्या। इवन बस इतना भी अगर आप देख लो ना कि इसका मतलब क्या है, बस 2 लाइन भी अगर आपको पता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे, छोड़कर तो नहीं आओगे ना क्वेश्चन। तो बस इतना कर लिया करो। ये नहीं कि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही डिपेंड हो गए। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप वही क्वेश्चन करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिप्रेशन। तो सबसे पहले डिप्रेशन के बारे में देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे वो टॉपिक्स कवर हुए हैं ज्यादा से ज्यादा जो मतलब मैंने नहीं कराए हैं। ठीक है, नोट्स जिनके नहीं थे तो इसलिए मेरे को ऐसे बनाना पड़ा। तो देखो, डिप्रेशन क्या है, एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया है। ठीक है, इन विच पेशेंट एक्सपीरियंसेस ए फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। पेशेंट को कैसा फील होता है? बिल्कुल लोनली यानी अकेला फील होता है। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और उसका पूरा जो इंटरेस्ट होता है हर चीज में खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है ये क्या करता है, अब देखो कहीं पे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो पर्सन की थिंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसके इमोशंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और बिहेवियर पे, तो तीनों ही चीजें उसकी अफेक्ट हो जाएंगी। तो ये है डिप्रेशन। तो अब डिप्रेशन की एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पूरी देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ये कॉज क्या, किस तरीके से कॉज हो सकता है। तो ये होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे, जो दिमाग है ना पेशेंट का, मतलब ब्रेन है, उसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है, चीजें किस तरीके से है बनी हुई, उसका सेरेब्रम सेरेबेलम, तो इनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, बायोलॉजिकल डिफरेंस हो रहा होगा स्ट्रक्चर में, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद चेंजेस इन न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो मैं बताती हूँ, 2 टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़े हैं कोलॉजी में। एक होता है इनहिबिटरी, एक होता है एक्साइटेटरी। अब देखो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब होता है तो
न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, मतलब इनका लेवल बहुत हाई रहता है। जब एक्साइटेटरी हमारे अंदर काम करता है तो हमें एक्साइटमेंट रहती है ना, खुशी रहती है, जैसे डोपामीन वगैरह है, ये ज्यादा रिलीज होता है तो अच्छा अच्छा सा फील होता है। बट जैसे ही अब इनका लेवल कम होने लग जाए तो क्या होता है, डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल में चेंजेस होने से भी क्या होता है, पेशेंट की मूड स्टेबिलिटी जो होती है उसके लिए ये भी एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। सम हार्मोन्स लेवल में भी ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए। जैसे बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हो गई जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो इनके लेवल हाई होने की वजह से भी क्या हो रहा है, डिप्रेस हो जा रहा है। ठीक है पेशेंट, तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस से भी फर्क पड़ता है। ये भी एक एटियोलॉजी है डिप्रेशन की। देन उसके बाद जेनेटिक ट्रेट्स में क्या आ जाएगा कि किसी कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी को फैमिली मेंबर में जिसने एक्सपीरियंस किया हो डिप्रेशन, तो आपको भी होने के चांसेस हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, चेंजेस इन न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक ट्रेट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी में कुछ अलग से नहीं आता, इसमें भी क्या रहता है हमारा, जो हमने एटियोलॉजी में देखा। तो अब यहाँ पे पैथो में अब न्यूरोट्रांसमीटर जो हो रहा होगा उसकी कमी हो रही होगी बहुत, तो वो डिजीज और बढ़ती चली जाएगी, जैसे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होता है, मोनोअमीन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मैंने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि ये जो डिप्रेशन है वो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन इनकी डेफिशिएंसी से हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी कमी होगी तो डिप्रेशन होगा। उसके बाद न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस। न्यूरोट्रॉफिक यानी देखो ब्रेन में ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है जो क्या करता है, इमेच्योर न्यूरॉन्स होते हैं जितने भी, उनकी क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है और डेवलप करवाता है। अब इसी फैक्टर की कमी अगर हो जाए तो भी डिप्रेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है मेरे इमेच्योर ही रह गए, है ना, वो मेच्योर नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि इस फैक्टर की कमी हो गई, तब भी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे, लो BNDF में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ मोनोअमीनर्जिक और न्यूरॉन्स एंड कॉजेज द डिप्रेशन। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कहीं पे भी ये वर्ड आए तो समझना ये किसकी बात कर रहा है, सिम्टम्स की। ठीक है, तो फीलिंग वेरी सैड और वरीड, बहुत दुखी दुखी सा फील होता है, तो हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। नॉट एंजॉइंग थिंग्स, जिनसे देखो खुशियां मिल रही है उसमें भी वो इंसान जो है एंजॉय नहीं कर रहा, और इजीली बहुत जल्दी से इरिटेट हो जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। अब कोई नॉर्मली इरिटेट हो जाए तो ये मत सोच लेना कि उसे भी क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, ऐसा नहीं है। कभी भी होता है, हार्मोनल लेवल जो होता है गर्ल्स में ज्यादातर ये चेंज होता रहता है, तो हो जाती है यार वो इरिटेट। ठीक है, तो वहां पे आपको समझना चाहिए। उसके अलावा क्या है, देखो इंसोम्निया, या तो नींद आएगी ही नहीं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा नींद आएगी। हाइपरसोम्निया मतलब टू स्लीप, बहुत ज्यादा नींद आना, तो ये हो जाएगा। और हैविंग लो एनर्जी, एनर्जी भी क्या होगी, बहुत लो हो जाएगी। हैविंग थॉट्स ऑफ सुसाइड जैसे थॉट्स आने लगेंगे कि यार आत्महत्या ही एक अब ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो ये होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या होगा। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन थोड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब हम रीअपटेक इनहिबिटर्स को क्यों दे रहे हैं, सिर्फ ये सेरोटोनिन जो होगा ना, देखा था आपने जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो उससे एक हमारे सिनेप्स में से दूसरे न्यूरॉन में जब जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो वहां से दूसरे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। तो बट यहाँ पे क्या होता है, सेरोटोनिन वापस से ऊपर चला जाए, तो अब जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे उसका रिसेप्टर पे बाइंड कम होगा, रिसेप्टर पे कम बाइंड होगा, तो क्या होगा, सीरोटोनिन अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें इसको ऊपर जाने से रोकना है। इसी को क्या बोलते हैं, रीअपटेक, कि वापस से ये ऊपर की तरफ जा रहा है न्यूरॉन में, तो हमें रीअपटेक को रोकना है। ठीक है, किसके, सीरोटोनिन के। तो यहाँ पे कौन सी वाली ड्रग दी जाती है, फ्लॉक्सिटिन, सिटालोप्रेम, सिटालोप्रेम ये सब आती है, बट आप फ्लॉक्सिटिन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब यहाँ पे दोनों आ गई, तो इसमें आती है क्या, रिबॉक्सेटिन। ठीक है, उसके बाद एटिपिकल डिप्रेसेंट होंगे, तो उसमें क्या आएगा हमारा, देखो उसमें रहेगा ट्राजोडोन और बुप्रोपियोन आएंगे। ठीक है, और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है ये।
देन उसके बाद देखो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इमिप्राविन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन ये सब आ जाएंगे। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में मोक्लोबेमाइड आ जाएगा और क्लोरगाइलिन भी होता है, बट आप मोक्लोबेमाइड को ध्यान रखो। एक एक ड्रग भी आपको याद है। और मैं तो कहती हूँ अगर देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि जो पूरी लिख के आएगा उसको ही नंबर मिलेंगे। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक साथ सारे एग्जाम्पल डाल दिए तब भी आपको मिल जाएंगे नंबर, भले ही आपको सिर्फ ट्राईसाइक्लिक की कैटेगरी याद है तो। नेक्स्ट देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम टॉक अबाउट द इश्यूज, जितने भी इश्यूज हैं पेशेंट के, किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद से, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बातें वगैरह करेंगे आपसे, जिसमें आपके बारे में उन्हें सारी चीजें बताओगे आप अपनी कि कहाँ कहाँ क्या इश्यूज हैं, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप से हो, कुछ भी हो, तो उनसे वहां पे डिस्कस करोगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, एडमिशन टू मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में एडमिशन हो जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ब्रेन तक, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी हो वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो साइकोथेरेपी दी जा रही है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, और एडमिशन टू मेंटल हेल्थ। देन थर्ड हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। तो ये था पूरा डिप्रेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा, एंजाइटी के बारे में होगा। तो देखो दिखा देती हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, डिफाइन करो एंजाइटी, राइट द टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी के ट्रीटमेंट बताओ। तो एंजाइटी क्या है, फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, फियर अबाउट समथिंग दैट में हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए बहुत डरे हुए रहना, नर्वसनेस है ना, वरीनेस, इन सब की फीलिंग को ही क्या बोलते हैं, हम एंजाइटी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइटी, जैसे एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वरी होता है ना, बहुत ज्यादा चिंता होती है, टेंशन हो जाती है विद लिटिल, छोटी छोटी चीजों को लेके या फिर बिना रीजन के ही, तो वो होता है जनरलाइज्ड। पैनिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, तुरंत बहुत अचानक से फील होने लग जाता है इंडिविजुअल को, बहुत ज्यादा डर लगता है, और जिससे क्या होता है, पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, तो वो होता है पैनिक डिसऑर्डर। देन उसके बाद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को सोशल फोबिया भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब जो इंडिविजुअल है, जो कोई भी है, वो एवरीडे सोशल सिचुएशन, अगर मान लो आपके पड़ोस में कुछ हो गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसका जो सारा इफेक्ट है वो आप पे पड़ जाए, तो वो होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। या आपके पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया तो उसकी वजह से एंजाइटी हो जाए, तो वो क्या होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फोबियाज। अब स्पेसिफिक फोबियाज में क्या, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा डर लगता है, इंटेंस फियर हो जाता है, कुछ सिचुएशंस को, या ना स्पेसिफिक, या फिर ऑब्जेक्ट को, जैसे हाइट या फ्लाइंग, किसी को बहुत ऊंचाई से जैसे डर लगता है, या उड़ने से बहुत डर लगता है, ठीक है। ये हो गया, देखते नहीं जैसे जो पैराशूट वगैरह होते हैं जिसमें है ना, कैसे उड़ रहे होते हैं उसमें, तो उससे भी लोग डरते हैं बहुत, तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोबिया है। या फिर वाटर पार्क में ऊपर, बहुत ऊपर से नीचे आना है, स्लाइड है ना, हाइट कितनी ज्यादा है, तो वहां से नीचे आने में डर लगता है, वो होता है स्पेसिफिक फोबिया। देन उसके बाद क्या है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी। मेडिकेशन से होने वाली, जैसे कुछ इलीगल ड्रग्स हैं, है ना, ड्रग एब्यूज जो होते हैं, या तो वो यूज कर रहे हैं ड्रग्स का, या उस ड्रग को छोड़ दे रहे हैं, तब भी एंजाइटी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये थे सारे टाइप्स एंजाइटी के, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें एटियोपैथोजेनेसिस इतनी नहीं पूछी जाती, फिर भी आप बता सकते हो कि क्या होता है इसमें, फियर बहुत ज्यादा है ना, इंटेंस फियर, वरीनेस, ये है ना, ये कॉजेज वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे डिप्रेशन के बताए थे, यहाँ पे भी सेम आप वही चीजें लिख सकते हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, अगर डर लगता है बहुत तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, शेकिंग है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल सर भी ऐसे घूमने लग जाता है, पूरा चक्कर चक्कर से आने लगता है वो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस भी कम हो जाती है, चिल्स, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और मतलब मरने से भी बहुत डर लगता है, इंसोम्निया, नींद भी नहीं आती, ठीक है, नींद ना आना इज इंसोम्निया। फियर ऑफ लॉजिंग कंट्रोल, जो है कंट्रोल मतलब खो देने का भी डर होता है ना। ये है क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसका अगर ट्रीटमेंट देखें तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल में सेम वही साइकोथेरेपी देंगे, अल्कोहल का यूज नहीं करना है, कंजम्पशन नहीं करनी है अल्कोहल की, उसके बाद हेल्दी खाना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और बेटर स्लीप, ठीक है, अच्छे से सोना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो क्या होगा, देखो
एंटी एंजाइटी जिसमें बेंजोडाइजेपीन्स आते हैं, डायजेपाम, एल्प्राजोलम, लोराजिपैम, ये सब दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे, फ्लोक्सिटीन, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं क्योंकि हार्ट बीट बढ़ रही है बहुत, ठीक है, एटिनोलॉल हो गया। और नियो ड्रग्स भी देते हैं जिसमें बुस्पिरॉन आता है या फिर बसपिरॉन बोल लो इसको, ठीक है। तो आपने एंजाइटी का भी क्वेश्चन देख लिया, डिप्रेशन का भी। अब नेक्स्ट देखते हैं किसका, साइकोसिस के बारे में। टाइप्स बताओ, एटियोलॉजी बताओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो साइकोसिस क्या है, एक मेंटल कंडीशन है जिसमें पर्सन जो होता है वो लॉसेस टच विद रियलिटी से बिल्कुल खो देता है, रियलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है उसकी लाइफ से, जिससे जैसे कि जिसमें डिल्यूजन हो जाता है ना, स्किज़ोफ्रीनिया जैसी डिजीज हो जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ साइकोसिस देखें तो इसमें क्या है, फर्स्ट हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है, यानी कि झूठा नजरिया, कि मतलब झूठा झूठा दिखाई देता है इसमें, जिसमें पर्सन देखता है और सुन सकता है और फील कर सकता है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। होता है ना, आपने देखा हो जो मेंटली डिस्टर्ब हो वो अचानक से भागने लग जाता है, अचानक से वो कुछ फील करने लग जाता है, जो कि वो उसका फॉल्स परसेप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद डिल्यूजन भी क्या है, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ है, वो ऐसे भरोसा हो जाता है उसे चीजों पे जो कि रियलिटी से पे बेस्ड नहीं होते, ठीक है। इवन वो उनका कोई एविडेंस भी नहीं होता उसके खिलाफ, यानी कुछ भी ट्रू नहीं है बट वो उनके लिए एक फिक्स्ड बिलीफ की तरह हो जाता है। तो ये साइकोसिस यानी पागलपन के टाइप है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। देन उसके बाद देखो एटियोलॉजी में देखिए हम, यानी हमें कॉजेज देखना है तो क्या हो सकते हैं, देखो जैसे अल्कोहल की वजह से हो गया, या फिर ब्रेन में क्या है, सिस्ट हो गई है, कहीं पे गांठ हो गई है, या फिर ट्यूमर हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं तो उससे भी साइकोसिस हो जाता है, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कुछ एपिलेप्सी से भी हो जाता है, और डिमेंशिया से भी, क्योंकि साइकोसिस जैसे डिसऑर्डर में जो डोपामीन वगैरह का लेवल है, सीरोटोनिन का लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी से बिल्कुल अलग है, और साइकोसिस और एपिलेप्सी थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन उसके बाद देखो सर्टेन डिमेंशिया हो जाता है, यानी भूल जाता है पेशेंट सब कुछ, HIV की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, यानी ब्रेन में कहीं कोई बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन की उस एरिया में सप्लाई नहीं हुई है, तो वहाँ के टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्या होगा, यानी सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे साइकोसिस के, एंजाइटी होगा, डिप्रेस्ड मूड होगा, डिल्यूजन, क्योंकि अचानक से वो डिप्रेस हो जाता है साइकोसिस, फिर अचानक से वो फिर से हेलुसिनेशन होने लग जाता है उसको, है ना, तो दोनों ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन इन हाइजीन, वो साफ सुथरापन जो होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रह जाती। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ऐसे ही अजीब सा हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर नहीं रहता, हेलुसिनेशन हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है साइकोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। कोग्निटिव का मतलब होता है अब उनकी मेमोरी को इन्हांस करेंगे इसमें, ठीक है, उनको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में, पहचानने में कि क्या वो देख रहे हैं और क्या वो सुन रहे हैं, मतलब यहाँ पे उन्हें रियलिटी में लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी में क्या होगा कि इसमें हेल्प करेगा इंडिविजुअल को क्या करने में, लिव विद एंड मैनेज साइकोसिस, यानी यहाँ पे वो याद करेंगे चीजों को, सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या, ऑल्सो टीचेज हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग, कि आपको कितना अच्छे से अच्छा सोचना है। तो ये होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल में जो आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई पेशेंट है आपके आसपास तो आप क्या क्या उसे ट्रीटमेंट दे सकते हो, वो सब लिख के आओ, वो सही ही होगा, ठीक है, अपनी थिंक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप। फैमिली सपोर्ट ये भी जरूरी है साइकोटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल जो होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं, पुराने होते हैं, और एटिपिकल जो होगा जो इनसे अलग होंगे, कुछ और चेंजेस करके बनाए गए होंगे। तो देखो टॉपिकल में क्या आता है, टिपिकल में क्या आता है, क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफिनाजीन, ठीक है, ये तीनों आते हैं। और उसके बाद एटिपिकल में क्लोजापिन, जिप्राजिडोन और रिस्पेरिडोन आता है। इनको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, इनको सेकेंड जनरेशन भी बोलते हैं। तो ये था साइकोसिस का पूरा ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी आपका देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोकोमा
डिस्कस इट्स एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट बताओ पूरा। तो ग्लाकोमा क्या है? इज एन आई डिजीज, ये एक आई डिजीज है जो किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड द आई, हमारी आई में जो प्रेशर है उसके बढ़ने की वजह से ग्लाकोमा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आई पे पड़ने वाले प्रेशर को क्या बोला जाता है? इंट्रा मतलब में, है ना, विद इन, ऑक्यूलर मतलब आई में प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, वही होता है ग्लाकोमा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, आई की जो नर्व्स निकल रही है जिनसे सिग्नल वगैरह जा रहा है हमारे ब्रेन तक, तो वो क्या होता है? वो डैमेज हो जाता है, और जिसकी वजह से परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ना, अंधा भी हो सकता है पेशेंट अगर उसने ट्रीट नहीं करवाया ग्लोकोमा को। ठीक है, अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस देखो, एटियोलॉजी है यानी कि इंक्रीज्ड, तो देखो इंक्रीज्ड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, वही एटियोलॉजी यानी कॉज क्या हो रहा है? आईओपी बढ़ जा रहा है। किस वजह से? ड्यू टू ब्लॉकेज इन द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये जो फ्रंट वाला देखते हो ना आप, लिक्विड जितना भी ये हमारी आंख में दिखता है, ये बाहर वाला, ये क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। तो ये होता है, ये निकल नहीं पाता। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाता है। अब सोचो वो फ्लूइड निकल नहीं पा रहा है एक्वस ह्यूमर हमारा, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, तो जो नर्व्स हैं इन पे क्या होगा? प्रेशर बहुत पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? वो डैमेज हो जाएंगी। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ग्लाकोमा के? एक तो एज भी एक फैक्टर है, जेनेटिक्स भी, डायबिटीज भी, और कोई आई इंजरी हुई है तो उस केस में भी ग्लाकोमा हो सकता है। पैथोजेनेसिस देखे तो क्या है, यानी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आईओपी जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगी, और जिसकी वजह से धीरे धीरे विजन जो होगा, दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर हमने उसे ट्रीट नहीं किया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये होती है इसकी एटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, अगर आप ऐसे करके लिख के आओगे ना एग्जाम में भी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। उसमें सिर्फ एक एक पॉइंट भी लिख दोगे, ये तो रहेगा कि हाँ इस बच्चे को पता है कि इसके अंदर हमें बताना क्या होता है, तो उससे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और हाईलाइट करके आओ, एक लाइन पे अंडरलाइन कर दो कि उसके अलावा और लाइन एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। देन उसके बाद देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रेडनेस रहती है बहुत आई में, आई पेन हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है, आई लुक दैट लुक्स हैजी, बहुत क्लाउडी क्लाउडी सी लगती हैं आंखें, है ना, और अपसेट स्टमक और वोमिटिंग जैसा भी फील होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आईओपी यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं या तो लेजर थेरेपी देख के, या फिर ग्लोकोमा में क्या करना है, हमें एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा देना है कि एक्वस जो ह्यूमर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर निकल जाए, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव पाथ निकाले, क्रिएट करे एक्वस आउटफ्लो के लिए। ठीक है, तो ये था क्या? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखें तो उसमें क्या होगा? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, क्लोनिडीन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दिए जाते हैं, और जिसमें लेटेनोप्रेस्ट और बिमेटोप्रेस्ट आ जाते हैं, प्रोस्ट आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक्वस आउटफ्लो जो होता है उसको बढ़ा देते हैं, वो बाहर निकल जाए। या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में मियोटिक्स ड्रग दे सकते हैं, जिसमें पिलोकार्पिन है, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, टीमोलॉल, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोकोमा के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही आप याद करके चले जाओ, देखो आपके नंबर कितने बढ़िया आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is antimicrobial resistance? List the types, risk and prevention of antimicrobial resistance। के टाइप्स बताओ, रिस्क बताओ, और कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके बारे में बताओ। तो देखो सबसे पहले एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? ये क्या होता है? एंटीमाइक्रोबियल क्या है? यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है ना। और एंटीमाइक्रोबियल होते हैं हमारे कोई भी एजेंट जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स इनको किल कर रहे हैं, है ना, वो सारी मेडिसिन, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गई, एंटी फंगल हो गया, एंटीवायरल। अब इन ड्रग को, इन मेडिसिन को इतना टाइम तक दिया जा रहा था सेम डोज में, तो फिर उससे क्या हुआ? जो बैक्टीरिया थे हमारी बॉडी में, जो भी इन्फेक्शन हुआ था, उनको कोई असर ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप एक डोज में देते गए और उनसे उनके अंदर क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया, उनकी सेल वॉल पे कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी असर नहीं हो रहा जो भी आपने एंटीबायोटिक दी। तो इसी को बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, की उस दवा को रजिस्ट कर दिया उन्होंने, रोक दिया। ठीक है, अब सोचो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो बीमारी और बढ़ती चली जाएगी, डिजीज फैल जाएगी, इतनी फैल जाएगी कि डेथ भी हो जाएगी। तो देखो वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी। तो इस केस में और क्या, इसमें क्या करना चाहिए? डोज चेंज करनी चाहिए, इवन एंटीबायोटिक को ही चेंज कर देना चाहिए, उस मेडिसिन की जगह को रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके रेजिस्टेंस खत्म होता है।
ठीक है। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट चेंज ओवर टाइम, ये चेंज कर देते हैं, है ना, ओवर टाइम, ठीक है। एंड नो लॉन्गर इनका कोई रिस्पॉन्ड, ये इनका रिस्पॉन्ड बदल गए, ठीक है ना, यानी कि कोई असर नहीं दिख रहा है इनका, और नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है मेडिसिन के लिए, है ना, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। और रिस्क भी डिजीज का बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा इलनेस आ जा रही, बीमारी हो जा रहा है पेशेंट की, और उसकी डेथ भी हो जा रही है। तो टाइप्स देख लेते हैं अब इसके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो देखना इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। मल्टी ड्रग यानी कि अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चल रही होंगी या ड्रग्स चल रही होंगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आ जा रहा है। तो इट इज एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोक देना। तो वो ही क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। दैट वर वंस इफेक्टिव अगेंस्ट दैम, एक टाइम था कि उनके लिए वो इफेक्टिव थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और बीता तो वो क्या हो गया, अनइफेक्टिव हो गए, है ना, रोक दिया उसके इफेक्ट को, तो वो मल्टी ड्रग हो गया। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, XDR, क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है नियरली सारी जितनी भी अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स सभी को रोक देना, ठीक है। और लिविंग ओनली अ फ्यू ड्रग्स इफेक्टिव, और कुछ ही ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए बचती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। अब पेन ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशन है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, है ना, वो रेजिस्टेंट आ जाता है टू ऑल एंटीबायोटिक्स, हर एक एंटीबायोटिक्स के लिए, हर एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के लिए, और इसकी वजह से ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे खतरनाक वाला क्या है, पेन ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसमें हर एक एंटीबायोटिक्स या हर एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के लिए रेजिस्टेंस आ गया है, तो जिसकी वजह से डिजीज फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो अब रिस्क क्या क्या होंगे, देखो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कहाँ कहाँ से रिस्क हो सकता है, या तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अब जिसने तुम्हें दवा लिख के दी, एंटीबायोटिक लिख के दी, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकता है। अब उन्होंने चेंज नहीं करी आपके एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिकेशंस, यानी कि आपने जो एंटीबायोटिक्स वगैरह ली वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की थी, वो नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर रही थी, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव को भी, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ सकता है ना, रिस्क है वहां पे भी। या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो कॉन्टेक्ट है वो काफी ज्यादा क्लोज है, उसकी वजह से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा इलनेस और डेथ भी हो सकती है, इतना रिस्क बढ़ सकता है ना, और इन्फेक्शन जो होगा उसको ट्रीट करना बहुत हार्ड हो जाएगा, रिस्क इतना है, ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, वर्क क्लोजली विद ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करें अच्छे तरीके से, जितने भी सिम्टम्स हैं किसी भी बीमारी के उसको अच्छे से डिस्कस करे, और तब जाके कोई करेक्ट मेडिसिन दे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। ये नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक उठा के दे दी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। देन उसके बाद डायरेक्शंस को फॉलो करो एग्जैक्टली फॉर एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जो भी उस पर डायरेक्शन लिखी है कि आपको ये दवा अगर 2 एंटीबायोटिक है कितने गैप में लेनी है, कितने डिफरेंस में या साथ में लेनी है, उन सब चीजों को आपने भी फॉलो करना है। देन उसके बाद किसी और के प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन आपने कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। और शेयर योर्स, अपने प्रिस्क्रिप्शन को भी किसी और के साथ, कि ऐसा हो कि भैया दोनों की बीमारी सेम है तो चल डॉक्टर के पास क्यों जाना है, ले मेरे को भी तो यही हुआ है, तू भी यही दवा ले लियो, ऐसे आपको नहीं करना। क्यों, क्योंकि बॉडी सबकी अलग अलग है, बॉडी भी एक फैक्टर होता है किसी भी दवा को डिसाइड करने के लिए। देन उसके बाद नेवर सेव ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी सेव मत करो आगे आने वाले टाइम में दोबारा कि उसका यूज कर लेंगे, चल मैंने पहले भी तो यही दवा ली थी अब दोबारा से यही ले लूंगी, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और वैक्सीनेशन जो भी बोला जाए, रिकमेंड किया जाए, वो आपने लगवाना है। तो ये प्रिवेंशन है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। तो ये क्वेश्चन भी देखो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफाइन डिस्मिनोरिया। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन 5 नंबर का है या फिर 3 नंबर का है, मेरे को यहाँ पे सारी चीजें बस क्वेश्चंस के रूप में कवर करना था। तो आप एग्जाम में वैसे भी अगर मेरे पास यहाँ पे आप 4 लाइन अगर आप पढ़ भी रहे हो तो इसमें से आपको 2 ही लाइन याद रहेगी, तो वो आपका मिला जुला के हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो घबराओ मत, बस देख लो आप यहाँ पे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन डिस्मिनोरिया, राइट द टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मिनोरिया। इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो डिस्मिनोरिया क्या होता है,
डिस्मेनोरिया होता है इज अ कंडीशन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, जो जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा कब, ड्यू टू दिस डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अभी आपको टाइप्स में बताऊंगी कब इसमें पेन होता है कब नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि समझ गए, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होना ही क्या होता है, डिस्मेनोरिया बोला जाता है उसको। टाइप्स देखो, डिस्मेनोरिया के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी। अब ये जो प्राइमरी होता है ना, ये जो होता है ये पेल्विक पैथोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो आपका पेल्विक रीजन है, हिप वाला पोर्शन है, यूट्रस है जिस एरिया में पूरा जहाँ पे वेजाइना है, तो इसका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं होता पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का। इसमें क्या होता है, जो पेन है वो मैक्सिमम ऑन द फर्स्ट डे होता है। देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा, है ना, या खुद भी फील किया होगा कि पहले दिन किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, देन उसके बाद वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन ऐसा होता है कि जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, क्लॉट बहुत ज्यादा बना हुआ रहता है, तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो उसकी शेडिंग नहीं हो पाती, वो धीरे धीरे होता है, तो इसीलिए पेन होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे पे। और ये वाला जो पेन होता है ये आपका एज के साथ इम्प्रूव भी हो जाता है, और या फिर चाइल्ड बर्थ, बेबी होने के बाद भी क्या होता है, ठीक हो जाता है, ये वाला पेन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होता है, या फिर जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है ना, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसमें प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से हो सकता है ये पेन, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है कोई, उसमें उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हर एक मतलब जो पूरे जितने दिन आपको पीरियड्स होते हैं तो उसमें ही पेन पूरे टाइम रहता है, पेन बिगिन हुआ और कंटिन्यू रहता है जब तक पीरियड्स खत्म ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद दिस गेट वर्स, ये बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, खतरनाक हो जाता है, टाइम के साथ इंप्रूव होने की बजाय बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है इसमें कंडीशन, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो क्या होगी, देखो इसमें क्रैम्पिंग पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, वो जो कि बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, डल हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट पेन रहता है, पेन रेडिएट टू लोअर बैक, और जो पेन जो होता है वो फैल जाता है लोअर बैक में भी हो जाता है और थाइज में भी पहुंच जाता है पेन। ठीक है, अदर सिम्टम्स देखे तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है इस केस में, क्रैम्प्स इतना हो जाता है कि डायरिया हो गया, हेडेक भी हो जाता है उसी की वजह से, या फिर नोजिया वोमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्मेनोरिया का। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हो गई, ठीक है, वो रेगुलर करनी है, और हीटिंग पैड को यूज करना है लोअर एब्डोमेन में, या वाटर बोतल में पानी गर्म करके सिकाई करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ट्राई डाइटरी सप्लीमेंट लो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, विटामिन ई हो गया, B1 हो गया, तो यानी थायमीन, या B6 हो गया, पेरिडॉक्सिन। तो ये सारी चीजें हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। और स्ट्रेस कम से कम लो। तो ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसका, डिस्मेनोरिया का। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखो क्या दे सकते हैं, इसमें एनसेड्स दिए जाएंगे, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें मैफ्टल स्पाज आपने सुनी होगी, उसमें मीफिनेमिक एसिड रहता है, वो भी एनसेड है। एस्पिरिन हो गया, या पैरासीटामोल जिसे एसिटामिनोफेन बोल रहे हैं, तो ये पेन रिलीफ मेडिकेशन है। और कुछ केस में ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह होती है ना, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और ओव्यूलेशन भी रुक जाता है। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, बट ये वाला मेडिकली एडवाइस नहीं किया जाता। ठीक है, ये वाला ठीक है, फर्स्ट डे में जैसे पेन हो रहा है तो ये ले सकते हैं आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, डिफाइन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी डिफाइन करो इसकी। फिर जो सोरियासिस है इसकी एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं डर्मेटोलॉजी क्या होता है। डर्मेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करती है ना, किसके साथ, स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसका, स्किन का, हेयर का, नेल डिजीज का। ठीक है, सिर्फ स्किन नहीं आती इसमें डर्मेटोलॉजी में, हेयर भी आ जाते हैं हमारे और नेल्स भी। ठीक है, तो ये होता है डर्मेटोलॉजी। अब सोरियासिस देखो क्या होता है, ये एक क्रोनिक स्किन डिजीज है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, जो कि जिसमें रेड हो जाता है स्किन पे और स्केली पैचेस वगैरह पड़ने लग जाते हैं, देखा भी होगा आपने। ड्यू टू रैपिड स्किन सेल ग्रोथ, स्किन की जो सेल होती है इतनी ज्यादा ग्रो करती है कि रेडनेस होने लग जाती है, स्केली पैचेस पड़ते हैं। तो ये था सोरियासिस के बारे में। अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस देखे तो क्या होगी,
तो जो इसकी एटियोलॉजी होती है ना वो अननोन है, नहीं पता, बल्कि बट इट इज लिंक्ड। और ये क्या रहती है, लिंक्ड रहती है किससे, जेनेटिक फैक्टर से। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है या फिर इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिगर्स जो होते हैं इंक्लूड स्ट्रेस भी हो सकता है, सोरियासिस के लिए एक रीजन है ना, कॉज इन्फेक्शन की वजह से भी, कोल्ड वेदर से, और या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस में देखा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है ना, इतना एक्टिव लीडिंग टू रैपिड स्किन सेल प्रोडक्शन, कि सेल में प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये है क्या, एटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो थिक रेड स्केली पैचेस दिखने लगते हैं स्किन पे ड्यू टू सेल बिल्डअप। क्यों, क्योंकि सेल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, इसी की वजह से सोरियासिस हो रहा है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो वही जो सिम्टम्स हमें डेफिनेशन में दिख रहे थे वही यहाँ पे होंगे। रेड पैचेस ऑफ स्किन होगी जो कि थिक मोटी मोटी सिल्वरी व्हाइट स्केल्स पे भी उसके ऊपर होंगे। ठीक है, इचिंग हो रही होगी, बहुत ज्यादा खुजली, बर्निंग, जला जला सा फील हो रहा होगा, सोरनेस यानी छाले छाले से भी हो रहे होंगे उस अफेक्टेड एरियाज पे। ड्राई भी हो जाती है, वो क्रैक्ड भी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीड भी होने लग जाता है, वहां से खून भी निकलने लग जाता है, थिक हो जाता है ना। और नेल्स जो होते हैं वो उनके रिजेस आ जाते हैं कोने कोने पे। ठीक है, इन सम केसेस, किसी किसी केस में। तो ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखें तो स्टेरॉइड क्रीम्स दे सकते हैं, मॉइस्चराइजर दे सकते हैं ड्राई स्किन के लिए, मेडिकेटेड लोशन आ सकते हैं, विटामिन D3 के ऑइंटमेंट दिए जाएंगे, या फिर विटामिन A या फिर रेटिनॉइड क्रीम्स भी दी जा सकती है। तो ये था पूरा सोरियासिस के बारे में। तो कितना इजी सब्जेक्ट है फार्माको थेरापेटिक्स, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बोलते हैं ना कि पूरा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, बस एक नॉन फार्माकोलॉजिकल और कॉजेस को जोड़ रखा है जो कि आप बता दोगे अच्छे तरीके से, है ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में खुद ही लिखना पड़ता है उसमें कि कैसे आप चीजों को संभालोगे, है ना, कैसे कोई बीमारी हुई है तो टैकल करोगे बिना मेडिसिन के। अब चलो सेक्शन बी में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें जो सेल्स होते हैं, जो एंटीबॉडी बनती है वो खुद के ही सेल्स को खत्म करने लग जाती है। ठीक है, खुद पे ही अटैक कर देना इस ऑटो इम्यून। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस भी ऐसा ही एक डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, यानी सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है, लीडिंग टू पेन, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने से पेन भी होता है, बहुत स्वेलिंग भी हो जाती है और स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, फूला फूला सा हो जाता है। तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसकी एटियोलॉजी देखें तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है ना वो अननोन है, नहीं पता, बट रिसर्चर ऐसा सोचते हैं कि ये जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है जेनेटिक्स का या हॉर्मोन्स का या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो इसका और जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, या स्मोकिंग है, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस है, ये भी एक रीजन हो सकते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो जॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और जॉइंट्स इजीली मूव नहीं कर पाते, रेडनेस हो जाती है अफेक्टेड एरिया पे, और स्वेलिंग हो जाती है ना, पैर में और हाथ में। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसमें पूछा है तो देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल आए तो आप उसमें लिखना योगा वगैरह करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके। और फार्माकोलॉजिकल में है तो देखो एनसेड्स दे देंगे जिसमें नॉन स्टेरॉइडल में आइबुप्रोफेन हो गया, सेलोकॉक्सिब हो गए, कॉक्स इनहिबिटर भी दे सकते हैं, नेप्रोक्सेन हो गया, एस्पिरिन हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन, कॉर्टिसोन दे देंगे। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग में यानी DMARD में मीथोट्रिक्साइड दे देंगे, एंटी कैंसर वाली ड्रग यहाँ पे यूज हो जाएगी, सल्फासेलाजीन भी यूज हो जाएगी, यानी सल्फोनामाइड ड्रग भी दे देंगे। बायोलॉजिक्स में क्या दिया जाएगा, यानी जो एंटीबॉडी वगैरह दी जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई, तो उसमें इन्फ्लिक्सीमैब दे दिया, एडालीमैब दे दिया, जैसे ये वाली नेचुरली ह्यूमन से बनाई जा रही है एंटीबॉडी, तो एडालीमैब दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे जिसमें टीबी के बारे में होगा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। इसमें है व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, डिस्कस इट्स एटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो
ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है या कंटेजियस भी बोल सकते हैं, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, उससे हो रही है। और ये किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को, फेफड़ों को, बट ये अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टीबी कोई अगर बोल रहा है कि सिर्फ फेफड़े में होती है तो ऐसा नहीं है, इवन बोन मैरो में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है, स्पाइन में भी या फिर ब्रेन में भी हो सकती है। तो अब इसका एटियोपैथोजेनेसिस देखे तो क्या होगा? कैसे एक डिजीज कॉज तो किससे हो रही है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रही है। तो जैसे ये इनहेल किया बैक्टीरिया लंग्स में, अगर मान लो हो रही है, तो जैसे इनहेल किया तो जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई में क्या होता है? मैक्रोफेज होते हैं, है ना। मैक्रोफेज जो होते हैं वो इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करने लग जाएंगे। ठीक है, उनका काम ही होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको खाना है। ठीक है, तो हमारी एल्वेलाई में ये मैक्रोफेज जो होते हैं वो खाने लग जाते हैं इनको। जैसे ही एल्वेलाई में ये खा लेंगे मैक्रोफेज, तो ये वहां पे क्या होगा? हमारे मैक्रोफेजिस के अंदर ये बेसिलाई जो है ट्यूबरकुलस वाले, ये मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो लिविंग है ना। तो जब ये खाया तो ये अंदर एनगल्फ करने के बाद और ज्यादा बढ़ते चले गए तो एक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई, जिसको घून फोकस प्लस में लिम्फ नोड बोलते हैं। इन दोनों से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है ना, यानी कि कुछ बोलते हैं कि फूला फूला सा, ठीक है, सिस्ट लाइक, ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये बना तो उसके बाद जो है सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वो बढ़ेगा तो ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्यूबरकल्स की कैसेट बनने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये बन जाता है ट्यूबरकल, तो हम बोलते हैं कि टीबी जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, या तो वो पता नहीं चल रहा है हमें, है ना, लेटेंसी में चला गया है ना, छुप गया है, यानी कि इसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बट एक्टिव हो चुका है, प्रोग्रेशन में चला गया है। और ये डिपेंड करेगा किस पे? इम्यूनिटी पे। मैक्रोफेजेस ने कितना खाया उनको, बैक्टीरियाज को, उस पे डिपेंड करेगा कि ग्रोथ कितनी हुई है। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, अब जिसको थोड़ा बहुत नहीं पता था, सिर्फ इतना पता रहता है हमको कि कॉज क्या है, एक बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया पहुंचा कैसे वहां तक? तो वहां के जो मैक्रोफेजेस थे उन्हीं की वजह से वो वहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे तो क्या होगा? मेडिकल पार्ट्स देखो, क्योंकि कभी भी अगर आपसे पूछता है ना मैनेजमेंट बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपको थोड़ा थोड़ा दोनों ही लिख के आना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी और फार्माकोलॉजिकल भी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है? मेडिकल पर्सनल मस्ट वियर हाईली एफिशिएंट डिस्पोजेबल मास्क पहनना है। ठीक है, और जिसको टीबी है उसको अलग रूम में रहना है। ठीक है, रेस्ट करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या? सप्लीमेंट्स भी देने हैं, वाइटामिन के एंड मिनरल्स के शुड बी प्रोवाइडेड, ये भी क्या करने हैं? प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे तो क्या होगा? फर्स्ट लाइन जिसमें आइसोनियाजिड आ जाता है, INH, रिफैम्पिन आ जाता है, इथाम्ब्यूटॉल है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग हो गई। सेकंड लाइन में पास पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड दे देंगे। और अगर प्रोफाइलेक्टिक आइसोनियाजिड, सिर्फ एक आइसोनियाजिड से ही पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी डोज दी जाएगी INH की डेली 6 से 12 महीने तक ये पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। या फिर डॉट भी इसी का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, इसमें डायरेक्टली पेशेंट को देख के थेरेपी दी जाएगी। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के बारे में है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर को अफेक्ट करता है और कॉज कर देता है हेपेटाइटिस। किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेपेट वर्ड जो होता है वो लीवर के लिए है, आइटिस मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन, बट ये हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो रहा है। तो एटियोपैथोजेनेसिस देखिए, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टीबी की थी। क्यों? क्योंकि अब ये वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है ये एंटर करता है बॉडी में, किसके थ्रू? कॉज मतलब ये किसके थ्रू आएगा बॉडी में? ब्लड के थ्रू या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, और किससे? या फिर मदर से बेबी में, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, फिर ये वायरस जो होगा लीवर में पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। जैसे लीवर में गया तो HBV जो होगा लीवर के सेल्स को यानी हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा, इन्फेक्टेड लीवर सेल पे अटैक करेगा, और जिसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन होगी और डैमेज हो जाएगा लीवर, और उसकी वजह से ही एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और या फिर सिरोसिस भी हो सकता है, और फिर लीवर में कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा हेपेटाइटिस बी की एटियोपैथोजेनेसिस। अब आपसे मैनेजमेंट भी अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता तो आप क्या लिख के आते? पूरी जो एंटीवायरल ड्रग है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना था। ठीक है,
कोई भी 2-3 ड्रग के नाम अगर आप लिख देते, जैसे एसाइक्लोविर हो गया, फेमिसाइक्लोविर हो गया, एमेंटाडीन हो गया, बस 2-3 ड्रग्स अगर आपको पता है तो आप लिख लोगे। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या लिखोगे, हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करना है। तो ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पार्टनर से भी अवॉइड करना है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो अगर नहीं भी लिखा है तो आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। तो इसके बारे में भी देखते क्या है। तो देखो, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक कंटिन्यू रखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भैया इसमें मेहनत लगी है। क्यों? क्योंकि आप खुद भी एक पेपर को कभी सॉल्व नहीं करके देखते, कभी भी आप आंसर तक एक क्वेश्चन का आंसर तक आप लिखना पसंद नहीं करते। तो सोचो आपके लिए ही है ये, जितना मैंने ये मेहनत किया है, इससे मेरी तो ये सब सारी पढ़ाई हो चुकी है, ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ काश मैंने अगर अपने टाइम पे इतना अच्छे से कर लिया होता तो आज और भी अच्छे उस पे होती लेवल पे, ठीक है। पर कोई नहीं। सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI है ना, और जो कि स्प्रेड करता है। कब कब फैलता है ये, जब वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स किया हो किसी ऐसे के साथ जिसको पहले से ही क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो ये फिजिकल कांटेक्ट से हो रही है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सिफिलिस जो है वो किससे कॉज होता है, एक ट्रेपोनिमा पैलिडम से कॉज होता है। तो अगर सिफिलिस का भी पूछते, एटियोपैथोजेनेसिस तो वही कि कोई कैसे कैसे ये पहुंच रहा है, ठीक है, कैसे, बट वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, पेनलेस सोर हो जाता है इन्फेक्शन की साइड पे, यानी कि छाले छाले से बढ़ जाते हैं, सोर मतलब छाला। ये होती है प्राइमरी स्टेज सिफिलिस की, जिसमें चैंकरे हो जाता है, ठीक है। और स्किन रैशेस, म्यूकस पैचेस होने लग जाते हैं इन दी माउथ में और जेनिटल एरिया पे, वेजाइना पे या एनल पे क्या होता है, रैशेस पड़ जाता है, ठीक है, पैचेस हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी सिफिलिस बोलते हैं हम इसको, ये सेकेंडरी स्टेज होती है। अब लेटेंट सिफिलिस, जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई सिम्टम ही नहीं दिखेगा, लेकिन इन्फेक्शन तब भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फोर्थ में क्या होता है, टर्शरी सिफिलिस जो होता है वो डैमेज कर देता है और ऑर्गन्स को भी, जैसे हार्ट को, ब्रेन को और नर्व्स को, ठीक है। ये था पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर टाइप्स भी पूछ लेता है सिफिलिस के, तब भी आप यही लिख के आना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो लेटेंट सिफिलिस, ठीक है। कहीं पे भी लेटेंट लिखा है तो आप ये समझा करो, इसका मतलब कि वो चीज पता नहीं चल रही, विजिबल नहीं है, छुपी हुई है वो, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो ऑलवेज यूज कॉन्डम्स का हमेशा यूज करना है, ठीक है, विद वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होना चाहिए, यानी कि कोई केमिकल बेस्ड है। ड्यूरिंग सेक्स, यानी सेक्स के टाइम पे आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सेक्स को अवॉइड करना है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जिसको सिफिलिस हो रखा हो। अब अगर सोचो इसके अलावा इसके एड्स के बारे में आता तब भी आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, बस उसमें आप वो लिख दोगे कि रेटिनो वायरस वगैरह से जिससे भी हो रही है उसके बारे में, और फिर ड्रग्स के बारे में बता दोगे, ठीक है। अवॉइड इन्फेक्टेड सिंगल और मल्टीपल पार्टनर, जो इन्फेक्टेड है उसको आपने अवॉइड करना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखो, DOC का मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो दी जाती है बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी, ठीक है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग होता है ये। अब पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी वगैरह है तो ऑल्टरनेटिव्स क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दी जा सकती है और टेट्रासाइक्लिन दी जा सकती है। और फॉर न्यूरोसिफिलिस अगर ब्रेन तक पहुंच गया है तो उस केस में एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी तो दिया जाएगा, लेकिन IV रूट से 10 से 14 दिन तक। देन टर्शरी सिफिलिस है किसी को, ठीक है, यानी पूरे ऑर्गन्स तक, अदर ऑर्गन तक पहुंच गया है, तो 2.4 मिलियन यूनिट दी जाएगी IM रूट से 3 हफ्ते तक, ठीक है, हर हफ्ते दी जाएगी एक, ठीक है ये। और फॉर अर्ली, और अगर किसी को अर्ली सिफिलिस है, यानी कि अभी वो इतना नहीं फैला है, तो उस केस में सिर्फ सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देंगे 2.4 मिलियन यूनिट का, ठीक है। इन्हीं का ये पेनिसिलिन जी वगैरह है, इनको ही IM IV रूट से दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट ए नोट ऑन पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। यहाँ पे मलेरिया का आप सब कुछ बताना है, तो चलो देख लेते हैं। मलेरिया क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। तो जिसमें से सबसे ज्यादा जो होती है लोगों को वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इंडिया में, नहीं तो और भी है इसकी, ठीक है, स्पीशीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेट, ठीक है, ये सारी, जिसमें से
तो किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। और वो कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में? किसकी वजह से? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल जो मॉस्क्यूटो होता है उसके बाइट से, ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो के बाइट से क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया के मतलब ह्यूमन में पहुंच जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? फीवर, चिल्स, वीकनेस वगैरह। आगे देखते हैं अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस। तो एटियोपैथोजेनेसिस क्या है? आपको पता होगा कि जो होती है दो साइकिल होती है इसकी, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल होती है वो एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के अंदर ही चलती है और एसेक्सुअल वाली ह्यूमन में चलती है। तो इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है एनोफिल्स मॉस्क्यूटो वो बाइट करेगी ह्यूमन को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, यानी कि उसके अंदर जो मीरोसोइट्स वगैरह है, गैमेटोसाइट्स से सब चीजें बन चुकी हैं, ठीक है, वो उसके अंदर है प्रेजेंट, तो वो इन्फेक्टेड है। अब वो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम स्पोरोसाइट्स होंगे, ठीक है। जैसी फीमेल मॉस्क्यूटो के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स हैं, वो एंटर करेंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम में। फिर उसके बाद वो जो स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट्स वो ट्रेवल करेंगे किस पे? लीवर में पहुंचेंगे और लीवर की सेल्स को क्या कर देंगे? इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मीरोजोइट्स और बन जाएंगे, ठीक है। हमारे अंदर क्या बनते हैं? मीरोजोइट्स बनते हैं, वो भी लीवर में। जैसे ही मीरोजोइट्स रिलीज हुए ब्लड से और वो फिर वहां जाके आरबीसी में आरबीसी को इन्फेक्ट कर देंगे। आरबीसी को इन्फेक्ट करते ही मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, मीरोजोइट्स और ज्यादा बनेंगे और जितने ज्यादा बनते जाएंगे तो आरबीसी जो होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, आरबीसी फट जाएंगे और मीरोजोइट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी और इसी साइकिल जैसे ही ये रिपीट होती है तो फीवर हो जाता है, चिल्स होते हैं और भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये था पूरा क्या? एटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो क्या होगा? वही हाई फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, ठंड लगेगी, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वीकनेस, टायर्डनेस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? मॉस्क्यूलो रेपेलेंट हो, ठीक है, उसको अप्लाई कर देंगे एक्सपोज्ड स्किन पे और कोशिश करेंगे कि पूरे कपड़े जो है पूरे लॉन्ग स्लीव्स के पहने, ठीक है। और मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे बेड पे, ठीक है, मच्छरदान बोलते हैं जिससे, उसे लगाएंगे अच्छे से। स्क्रीन ऑन विंडो, यानी कि विंडो को कवर करके रखेंगे, दरवाजे भी एकदम क्लोज रखेंगे, ठीक है, पर्दे वगैरह कर्टेन वगैरह लगे हो अच्छे से। लॉन्ग पैंट को वेयर करेंगे, पहनेंगे, लॉन्ग स्लीव्स होनी चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से कवर रहे। तो ये था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देन इसके बाद देख लेते हैं अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग्स दी जाएंगी जिसमें आर्टिमिसिनिन है, एटोवाक्विन है, क्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन, मैफ्लोक्विन, तो ये प्रीमाक्विन, ये सारी ड्रग्स दी जाएंगी जिससे मलेरिया जो होगा वो ठीक हो जाएगा। तो ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं था यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक भी फिर से कहूंगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताया करो कि और मतलब ये ठीक है ना, और किसके बनाने हैं नोट्स वगैरह। मतलब देखो अब नोट्स का तो टाइम नहीं रह गया है, अब है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाए और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, GERD के बारे में बताना है, या तो ये शॉर्ट में भी लिखा आ सकता था GERD, ठीक है। तो जिसमें हमें क्या बताना है? एटियोलॉजी बतानी है, पूरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको दिखेगा कि मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे प्रिपेयर थे, ठीक है। अभी जितना भी कराया उनका मेरे पास नोट्स वोट्स कुछ नहीं था, मैं फ्रेश एकदम नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ तब अब मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले से कुछ रखा होता है, ठीक है। तो देखो चैप्टर ये है मेरा क्या, GERD के बारे में पूछा था, तो ये रहा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसको और क्या कहा जाता है? क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है। तो थोड़ा बहुत GERD के बारे में भी तो लिख के आओगे या सीधा एटियोपैथोजेनेसिस लिख दोगे? तो ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, स्टमक का एसिड जो होता है वो वापस से हमारे फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में पहुंच जाता है। देखो खाना जाता है ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है, ठीक है, बट इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टमक का एसिड है वो वापस से ऊपर पहुंच जाएगा, ईसोफेगस में पहुंच जाएगा। ये कब होता है? जब हमारे जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, यानी कि जो स्टमक में जो नीचे वाला होगा इसोफेगस का स्फिंक्टर होगा, मतलब जो स्टमक जहां पे ओपन हो रहा होगा वहां पे एक इसोफेजियल स्फिंक्टर रहेगा लोअर, तो वो क्या होता है, उसकी वाल्व जो होती है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाती जब हमारा खाना स्टमक में पहुंचता है, इसीलिए ही वो एसिड वापस से ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, फूड पाइप में। तो इसी को कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब ही है फ्लो बैक हो जाना फिर से, ठीक है। तो इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या होगी? देखो
जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो किसकी वजह से होता है? वीकनेस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। और या फिर बोलते हैं कि टू मच प्रेशर, हमारा जो एब्डोमेन है, पेट है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी वो वीक हो जाता है स्फिंक्टर। और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें भी देखने को मिलता है, हार्ट बर्न वगैरह होता है ऑलमोस्ट डेली। क्यों होता है? पूरा जो फूड पाइप होती है उनकी वो जल रही होती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से। और किस वजह से होता है पैथोजेनेसिस में? देखो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, जैसे डेयरी, स्पाइसी, जो डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, जैसे मट्ठा, दही, दूध, डेली, है ना, तीनों चीजें गर्मी में चल रही है, तो उनको भी बहुत ज्यादा चांस होता है कि उनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होने का, ठीक है। फ्राइड फूड की से भी, ड्यू टू सम मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी होता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, बीपी हो गया, है ना, एलर्जीज हो गई, इनकी वजह से, पेन किलर, सेडेटिव वगैरह से भी क्या होता है? GERD हो जाता है। और एक और इसकी पैथोजेनेसिस होती है जिसमें हियाटल हर्निया, है ना, ये जो होता है जिसमें हार्निया हो जाता है, यानी कि एब्डोमेन में बहुत ज्यादा फूल जाता है, खाना पच नहीं पाता अच्छे से, तो ये अपर पार्ट जो होता है स्टमक का, पूरा फैल जाता है, बल्ज हो जाता है डायफ्राम से नीचे लेकर के पूरा। तो ये सारे क्या थे? हमारे एटियोलॉजी थी जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा था। तो बस वही बताना है आपको कि जो लोअर स्फिंक्टर है ना, वो उसकी वाल्व जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वीक क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, है ना। और किस वजह से हो सकता है? फूड की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप उसमें बता दोगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे तो क्या है? अस्थमा, निमोनिया, है ना, सिम्टम्स होते हैं इसके, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई क्रोनिक कफ, हार्ट बर्न, पेन इन द चेस्ट, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। तो ये सारे क्या है? रीजन है, ठीक है, लक्षण है जो दिखाई देंगे GERD में। तो इस केस में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे? अवॉइड करेंगे स्पाइसी, एसिडिक, फैटी एंड फ्राइड फूड को, वेट मैनेजमेंट करेंगे, ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, अवॉइड करेंगे अल्कोहल को, अवॉइड लाइंग डाउन फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, है ना, मतलब कि यानी कि 2 से 3 घंटे तक ऐसे, मतलब उल्टा नहीं लेटना है खाना खाने के बाद, ठीक है। और वियर लूज फिटिंग क्लॉथ टू रिड्यूस प्रेशर, है ना, मतलब ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे? एंटी एसिड दे देंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देंगे, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल, ठीक है, प्रोकाइनेटिक्स भी देंगे, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, ठीक है, और या फिर एंटीबायोटिक हिराइथ्रोमाइसिन भी दे देंगे। अब देखो, अगर अल्सर के बारे में आता है, ठीक है, पैप्टिक अल्सर, तो उसमें आप बता दोगे कि अल्सर हो गया है ना लोअर स्टमक पार्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, एसिडिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, या पाइलोरस बैक्टीरिया जो होता है, पाइलोरिक, H पाइलोरिक, उसकी वजह से हो सकता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये सब उसमें भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आ ही गया वो क्वेश्चन, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर का पूरा मैनेजमेंट बताओ, तो वो भी देख लेते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्या है ये। पैप्टिक अल्सर एक सोर है, छाले है, जो कि लाइनिंग पे हो जाता है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की और ईसोफेगस की। तो ये वही एटियोपैथोजेनेसिस में H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स वगैरह से, जैसे उसके कॉज थे, सेम यही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी वही, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, GI ब्लीडिंग भी हो जाती है 15% पेशेंट में, मेलेना हो जाता है, मेलेना का मतलब डार्क और ब्लैक कलर का स्टूल हो जाना। तो अब इसमें क्वेश्चन में था मैनेजमेंट, तो हम इसमें दोनों ही मैनेजमेंट बताएंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल में तो डाइटरी मॉडिफिकेशन का ध्यान रखो, सिजेशन ऑफ एनसेड्स को रोक दो, मत लो, अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड करो, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, इन सब का ध्यान रखना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में PPIs दे देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओमिप्राजोल, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटैक हो गया, ठीक है, H2 ब्लॉकर में रेनिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, और एंटीबायोटिक अमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। एंटासिड में क्या दे देंगे? डाइजीन हो गया जैसे, ठीक है, और जो देखे थे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो सब कंपोजिशन डाइजीन में होती है। प्रोटेक्टिव्स दे देंगे जिसमें पेप्टोबिस्मॉल दे दिया, ठीक है। तो ये था अल्सर का मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज क्रोन्स डिजीज? क्रोन्स डिजीज क्या होती है? राइट, एटियोपैथोजेनेसिस बताओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ क्रोन्स डिजीज का। तो देख लेते हैं ये भी। तो देखो, ये एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, इसमें क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, ठीक है। तो हमें क्रोन्स के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। क्रोन्स डिजीज जो होती है, ये
एक डिजीज है जो अफेक्ट कर देगी किसी भी पार्ट को जीआईटी के, यानी कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो क्या क्या आता है, माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर देना ही क्या है, क्रोन्स डिजीज है। तो इसमें टाइप्स आते हैं क्रोन्स डिजीज की, जैसे या तो इलियोकोलाइटिस हो जाएगा। इलियोकोलाइटिस का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कोलन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और पार्ट्स हैं कुछ किसके, इलियम कोलन आ रहा है ना, तो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना दोनों ही पार्ट में तो मोस्ट कॉमन होता है, तो इलियोकोलाइटिस है। इलाइटिस क्या है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। गैस्ट्रोड्यूडेनल यानी स्टमक और ड्यूडेनम दोनों में ही इन्फ्लामेशन। जेजेनोलाइटिस इसमें जेजनम और ड्यूडेनम, है ना, दोनों में हो जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, मतलब ये सिर्फ जेजनम वाला है, जेजेनोलाइटिस। तो ये क्या है, क्रोन्स डिजीज के टाइप्स हैं। तो इसकी अगर हम एटियोपैथोजेनेसिस देखें तो क्या है, देखो जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन की वजह से भी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया है या डाइट रिलेटेड है या फिर स्मोकिंग से रिलेटेड है तो उस केस में हो गया है, ठीक है, और या फिर कोई माइक्रोबियल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन से, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें भी हम सारा ही देख लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, देखो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके लक्षण में फैटी, क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस, फीवर, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो जाती है या ब्लोटिंग होती है बहुत पेट में, गुड़गुड़ गुड़गुड़ मरोड़ होता रहता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही डाइट मॉडिफिकेशन करो, प्रोबायोटिक्स दो, स्मोकिंग को अवॉइड करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन देते हैं, एंटी डायरियल में लोपेरामाइड दिया जाता है, बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं, जैसे वो हो गया अडालीमोमैब वगैरह हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोन हो गया। तो बस आपको एक डिजीज का मतलब ही तो जानना था, क्रोन्स डिजीज, जो हमारे किससे पूरी जीआईटी को अफेक्ट कर सकता है, यानी माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट को, तो वो होता है क्रोन्स डिजीज। ये एक इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। एल्जाइमर के बारे में बताओ या पार्किंसन के बारे में, तो हम इन दोनों को देख लेंगे। अब देखो, जिसने मेरे नोट्स में से ऑलरेडी पढ़ लिया है, अच्छे से याद कर लिया है, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो स्किप कर देना, वो सीधा लास्ट में जो ये मैं एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी उनको देख लेना, ठीक है। तो एल्जाइमर देखो, ये एक ब्रेन की कंडीशन है, एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे घट जाता है, ग्रेजुअल लॉस हो जाता है, ठीक है। क्या डिक्रीज इन मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग स्किल्स जो होती है वो बिल्कुल डिक्लाइन होती चली जाती है या डिक्रीज होती चली जाती है। ये डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज है, अल्जाइमर डिजीज यानी मेमोरी लॉस का, ठीक है। ये पर्सन की डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये अल्जाइमर मेनली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है, एसिटाइल कोलिन के कम होने की वजह से होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन का बहुत बड़ा रोल है मेमोरी में, लर्निंग में, थिंकिंग में। और ये ज्यादातर जो होता है 65 साल के ऊपर के जो होते हैं, है ना, ओल्ड एज, उनमें ही अल्जाइमर डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। एटियोपैथोजेनेसिस देखो, जिसमें कॉज प्लस डेवलपमेंट दोनों पढ़ना है हमें, तो जेनेटिक फैक्टर्स होंगे और डेवलपमेंट कैसे होता है इसका, एक एमिलॉइड प्लेक्स होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, वो बढ़ता चला जाता है, डिपॉजिट होता चला जाता है ब्रेन में, और जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर लॉस हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर खत्म होने लगेगा, ब्रेन में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये एज के साथ साथ होता है। फैमिली हिस्ट्री भी बड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप एरो डाल के भी ये सारी चीजें इसमें अच्छे से बता सकते हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी विथ थिंकिंग, लर्निंग, हार्ड टू मेक डिसीजन, डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज, अग्रेशन, मूड स्विंग्स, डिमिनाइज जजमेंट, डिफिकल्टी टू डू एक्टिविटीज, इन सब की वजह से होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिए कि इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पजल्स वगैरह खेल के, गेम्स वगैरह खेलने चाहिए, मेमोरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कॉग्निटिव ट्रेनिंग जिसमें हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो और बढ़ जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। बिहेवियरल थेरेपी दो, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डाइटरी चेंजेस, बैलेंस रिच डाइट देनी चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो क्या होगा, देखो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो एसिटाइल कोलिन की मात्रा को मतलब खत्म ना होने दे, ठीक है, इस एंजाइम को रोक के, जिसमें डोनेपेजिल है, गैलेंटामीन है, रिवास्टेग्निन दिया जाता है, और NMDA एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, निकोटिनिक, मस्कैरिनिक ऐसे करके है ना, वो उसके, तो मिमेंटीन हो गया। और NMDA की फुल फॉर्म एक बार आप लोग चेक करना क्या है, अभी मैं थोड़ा भूल गई हूँ, आई थिंक निकोटिनिक से रिलेटेड नहीं है ये,
और मिमेंटीन और डोनेपेजिल दोनों साथ में भी दिए जाते हैं। तो ये था अल्जाइमर का। अब पार्किंसन का भी देख लेते हैं। तो देखो पार्किंसन क्या है, एक डिजीज है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ डोपामीन, डोपामीन की कमी की वजह से हो जाता है प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स में, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेमर हो जाता है ना, यानी कि हाथ पैर कांपने लगते हैं और स्टिफनेस हो जाती है और मूवमेंट स्लो हो जाती है, यानी ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है, ठीक है। स्लो मूवमेंट को क्या बोला जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया। और देखो एटियोपैथोजेनेसिस देखे तो इसकी क्या होगी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखेंगे और जेनेटिक दोनों से ही। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में तो इससे तो क्या होगा, सेलुलर चेंजेस आएगा अंदर, और जेनेटिक में क्या हो जाएगा, मिस फोल्डिंग हो जाएगी प्रोटीन्स की। अब सेलुलर चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिसफंक्शन हो गया है, और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन डिग्रेडेशन वो भी हो रहा है, फेलियर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनिज्म, तो प्रोटीन भी नहीं खत्म हो पा रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी डिसफंक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमने अल्जाइमर में देखा था ना, एमिलॉइड प्रोटीन है उसका डिपोजिशन हो जा रहा है ब्रेन में, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है, मिसफोल्डिंग हो गई है प्रोटीन की, तो जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो जाता है ना, न्यूरॉन्स का। कौन से, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, नीगोस्ट्रिएटल आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोपामीन जहाँ पे है वो वाले न्यूरॉन्स में डीजनरेशन खत्म होने लग गए हैं वो धीरे धीरे बेसल गैंग्लिया में। अब जब वो न्यूरॉन खत्म होंगे तो डोपामीन की भी कमी हो जाएगी और कौन सी डिजीज हो जाएगी, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा क्या, एटियोपैथोजेनेसिस। नेक्स्ट अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही है जो बताया अभी, ब्रेडिकाइनेसिया, एकाइनेसिया, ट्रेमर्स वगैरह। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही लाइफस्टाइल चेंजेस, सेल्फ केयर, हेल्थी डाइट, ये सारी चीजें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डोपामीन का प्रिकर्सर दे देंगे जिसको क्या कहा जाता है, लिवोडोपा, डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन दे देंगे, माओ बी इनहिबिटर में सेलेजिलिन दे देंगे, ठीक है। तो ये पार्किंसन का क्या है, ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट क्या था इसमें, स्ट्रोक के बारे में, तो अब स्ट्रोक के बारे में भी देख लेते हैं। देखो स्ट्रोक क्या है, एक सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, यहाँ पे ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो उसमें सडन लॉस हो जाना, किस वजह से, क्यों, क्योंकि डिसरप्शन आ गया है, इंटरप्ट हो गई है, ब्लड की सप्लाई में दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से ब्रेन का काम करना बंद हो जाता है ना, आइदर थ्रू, या तो ब्लॉकेज हो गई है, कहीं पे ब्लॉकेज हुई है तो उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलेंगे, कि एक एरिया है थोड़ा सा ब्रेन के पार्ट का जो ब्लॉक हो गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई। या फिर हम बोलेंगे कि रप्चर हो गई है ना, ब्लड वेसल ब्रेन की, तो वहां पे हिमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, यानी कि ब्लड निकलेगा या फिर ब्लड जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा। दो तरीके से स्ट्रोक हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डाई होने लग जाते हैं, और सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी हमें न्यूरॉन्स वगैरह में फिर कमी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा कि वही डिक्रीज हुआ सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ब्रेन तक ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाया, कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, लेस देन 25 ml पर 100 ग्राम से, ठीक है, ऑफ ब्लड पर मिनट, इतने से लेस हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन, न्यूरॉन्स जो हैं वो अनेबल हो गए, वो नहीं ले पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को। फिर उसके बाद लॉस हो गया फंक्शन का, यानी कि मेम्ब्रेन है वो फेल हो गई इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने में, और जिसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रोक जैसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो इसमें देखो क्या होता है, नमनेस, वीकनेस आ जाती है फेस पे, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, बोलने में दिक्कत, ठीक है, विजुअल देखने में भी दिक्कत, और रात को भी देखने में दिक्कत हो जाती है, डिसआर्थरिया हो जाता है, यानी कि बोलने में है ना, वर्ड्स जोड़ने में भी दिक्कत होती है, डिस्फेजिया यानी निगलने में दिक्कत, और पैरालाइज्ड भी हो जाता है स्ट्रोक की वजह से। आपने सुना भी होगा कि इसको स्ट्रोक हुआ और एक साइड की बॉडी में पूरी मूवमेंट ही खत्म हो गई, पैरालाइज्ड हो गया, ठीक है, वो स्ट्रोक की कंडीशन होती है। तो इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखें, वो रेगुलर चेकअप हो, देखो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है अच्छा रहे, और हार्ट हेल्दी डाइट, आपका हार्ट अच्छे से रहे, है ना, उसको डाइट ऐसी, यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेट भी रिड्यूस रहे, ओबेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, देखो अगर इश्चमिक स्ट्रोक हुआ है ना, यानी कि ब्लड जो है वो उसकी सप्लाई ब्लॉकेज हो गई है, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स दे देंगे, यानी ब्लॉकेज को रोक दे, जो थ्रोम्बस बना है, क्लॉट बना है, वो क्या हो, टूट जाए, तो उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे देंगे। एंटीप्लेटलेट ड्रग दे दी जाएगी, एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रिल हो गया, या फिर एंटीकोगुलेंट भी दे देते हैं, वारफेरिन, सोडियम वगैरह। और अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, यानी कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं ब्रेन की, तो उस केस में क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे देंगे, जैसे लेबिटालोल, इनालाप्रिल हो गया, रिवर्स एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, विटामिन के दे देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रोक के बारे में।
अब नेक्स्ट है इसमें एपिलेप्सी के बारे में। देखो ये रहा एपिलेप्सी, तो चलो एपिलेप्सी भी देख लेते हैं। ये रहा। तो एपिलेप्सी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिकरेंट बार बार सीजर होते रहते हैं। और सीजर क्या है? सडन रश है, यानी तेजी से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना ब्रेन में ही, वो क्या कहलाता है? सीजर कहलाता है ना। कि एबनॉर्मल मूवमेंट बॉडी की ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ने की वजह से, तो वो क्या होता है? सीजर होता है। तो एपिलेप्सी के टाइप भी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, कन्वर्जेंट में, जिसमें जनरलाइज्ड सीजर, पार्शियल सीजर, एटोनिक, ये सारे अगर टाइप्स भी आए तो आप बता देना। जनरलाइज्ड सीजर वो होता है जिसमें ब्रेन के दोनों पार्ट में ही क्या हो जाता है? सीजर हो जाता है ना, एपिलेप्सी हो जाती है। और पार्शियल में आइदर वन पार्ट में होगा तो वो पार्शियल सीजर कहलाता है। ठीक है। तो एपियोपैथोजेनेसिस देखिए अगर इसकी, तो एबनॉर्मेलिटीज हो गई आयन चैनल में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो जिसकी वजह से ईएनटी एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, है ना। ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, इन सब की पूरी एक्टिविटी इतनी बढ़ी कि रिपीटेटिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज, यानी न्यूरॉन्स रिपीटेडली डिस्चार्ज होने लगे, इतने ज्यादा बनने लगे, और जिसकी वजह से सीजर पे पूरा फोकस हो गया। रिपीटेड सीजर होने की वजह से फिर एपिलेप्सी हो गई। रिकरेंट सीजर से एपिलेप्सी हो जाती है। तो ये था इसकी एटियोपैथोजेनेसिस। यहाँ पे आयन चैनल का खेल है ना, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एपिसोड्स ऑफ कन्वर्जन, अगर दौरे बार बार पड़ रहे हैं तो बोलेंगे एपिलेप्सी है। अनकंट्रोल मूवमेंट जिसमें जर्किंग हो गई है ना, ट्विचिंग हो गई है, जर्क यानी कि अचानक से झटके वटके लग रहे हैं बॉडी में, तो जर्किंग है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश है वो बिल्कुल, है ना, होश नहीं है। सेंसरी डिस्टर्बेंसेज, जैसे स्ट्रेंज स्मेल, स्मेल भी एकदम अलग आ रही है, टेस्ट भी अलग। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज लग रहा है वो बहुत, फोकस नहीं है ना, फोकस जो है खत्म हो जा रहा है शॉर्ट टाइम में। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो कीटोजेनिक डाइट देना चाहिए, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा हो। लेजन एक्टोमी, यानी कि जो ब्रेन में जिस पार्ट में लेजन वगैरह है तो उसको रिमूव कर दो, एरिया ऑफ इंजरी जिसकी वजह से सीजर हो रही है तो उसको हटा देंगे। हेमीस्फेरेक्टोमी, यानी कि हाफ जो है ब्रेन उसको रिमूव कर दो। मोस्टली ये 13 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे दी जाएगी। हाइडेंटॉइन में फेनिटॉइन, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन, बेंजोडाइजापीन, क्लोनाज़ेपैम, डायज़ेपाम जो होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। इम्यूनोस्टिलमेन में कार्बामाजिपिन हो गया। न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक में लैमोट्रिगिन, वीगाबैट्रिन है। सक्सिनिमाइड, इथोसक्सिमाइड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक में सोडियम वालप्रोएट हो गया। तो ये आपने एपिलेप्सी के बारे में भी देख लिया है सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। ठीक है। इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया है, 11 ही लिखने थे और ये भी बहुत ज्यादा ही बढ़ाया है आपके लिए ही, तो ताकि मैं एक और मॉडल पेपर मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज पे, हाइपोथायरॉयडिज्म में, देन अस्थमा, सीओपीडी के बारे में बताओ। तो ये भी देख लेते हैं। डायबिटीज देखो एक ऐसी डिजीज है जो बॉडी की जो एबिलिटी है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की या फिर इंसुलिन को यूज करने की, वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका इंटेक वो उसका अप डाउन, मतलब अप बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट नहीं पाता, उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है। ठीक है। इंसुलिन सारे सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा देता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है पेनक्रियाज में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैन में। तो ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ठीक है। ताकि सारे सेल्स जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले, एनर्जी मिल जाए, तो ये इंसुलिन करता है। एक्सेस ग्लूकोज लीवर में स्टोर भी हो जाता है। तो अगर आपसे टाइप्स भी पूछ ले डायबिटीज के तो आप बता सकते हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप, और फिर गेस्टेशनल डायबिटीज होती है एक। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है। इस केस में बॉडी जो होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, और ये यंग एज में होती है, बच्चों को होती है, तो इसे जुवेनाइल ऑनसेट बोला जाता है। ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। यहाँ पे इंसुलिन तो होता है लेकिन वो इंसुलिन यूज नहीं हो पाता बॉडी में, यानी इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। ओल्ड एज में होता है तो इसको मैच्योरिटी एनसेड बोलते हैं। अब खुद सोचो, टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं है, तो जो इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है वो टाइप 1 डायबिटीज में दी जाती है, और जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है वो टाइप 2 में, जैसे सल्फोनाइल यूरियाज वगैरह हो गए, बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन हो गया, वो इसीलिए ओल्ड एज में दिया जाता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट वुमेन में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो गया, और ये ठीक भी हो जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद।
एटियोपैथोजेनेसिस देखे तो टाइप 1 जो होता है इसका क्या होता है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो जाता है, यानी कि पहले ही डिस्पोजिशन हो गया, अपनी पोजीशन से वो चीज हट गई। तो कब हायर रिस्क इन इंडिविजुअल उनमें ज्यादा होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है ऑटो इम्यून डिजीज की, किसी को पहले से ही कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक करने लग जाता है खुद के ही सेल पे। तो वो कौन से सेल पे अटैक करता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स पे। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो गया है। और ऑटो इम्यून की वजह से भी हो रहा है वही, इसमें भी सेम वैसे ही इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई है। और ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फैटीग हमें देखने को मिलता है। टाइप 2 में जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा हो गया है, या बीटा सेल जो है वो काम नहीं कर रहे अच्छे से। तो ये था टाइप 1 और टाइप 2 की एटियोपैथोजेनेसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो क्या होगा, पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉयलेट जाएगा वो पेशेंट। पॉलीडिस्पिया यानी थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफेजिया यानी भूख भी बहुत लगती है, रोटी देखते हो बहुत ज्यादा खाते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, है ना। फैटीग एंड वीकनेस, बहुत कमजोरी फील होगी। सडन विजन देखने में भी कई कई लोग इसमें अंधे भी हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। स्किन डिहाइड्रेशन यानी कि स्किन जो होती है उस पर वो पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी भी बहुत ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, है ना। स्किन वुंड्स दैट आर स्लो टू हील, क्या होता है अगर कहीं पे स्किन में कोई घाव हो गया, कहीं कट लग गया है तो वो हील नहीं हो पाता, ठीक है, भर नहीं पाता घाव डायबिटीज के पेशेंट में, तो उनको बहुत संभल के रहना पड़ता है। रिकरेंट इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखें तो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, इन सब का ध्यान रखना है। लिमिट शुगरी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ब्लड शुगर चेकअप, डायबिटीज एजुकेशन, तो इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखो क्या करेंगे, इंसुलिन को देंगे तो सबक्यूटेनियस रूट से देंगे पारेंटल प्रिपरेशन में, ठीक है। ये टाइप 1 डायबिटीज को दिया जाता है। रैपिड एक्टिंग टाइप 2 को भी दे सकते हैं, लेकिन जो ओरल एंटी डायबिटिक है ये हम टाइप 1 में नहीं दे सकते, ठीक है। रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट आ जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आइसोफेन वाला इंसुलिन आता है, एनपीएच बोलते हैं जिसको। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जिन और डेटेमेर आ जाता है। बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियास, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड। मैग्लिटेनाइड्स में रेपाग्लेनाइड, नेटेग्लेनाइड आ जाएगा। थायाजोलिडिन डायोन्स यानी टीजेड्स में पियोग्लिटाजोन, प्रोजिग्लिटाजोन आता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में एकार्बोज और मैग्लीटॉल आता है। देखो मैं बोल रही हूँ तो मतलब मैं ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि कुछ तो लिख के आओगे अगर मैंने आपको ज्यादा बताया है तो, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा की तरफ ही चलती हूँ। मैं पहले से ही 2 पॉइंट बताऊंगी तो आप उसमें से क्या ही लिख के आओगे, है ना। तो उसके बाद था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ये थायराइड डिसऑर्डर है। हाइपो यानी कि लो हो जाना थायराइड हार्मोन का, डिज्म मतलब एक कंडीशन और स्टेट है, ठीक है। थायराइड हार्मोन कहाँ से बनता है, हमारा थायराइड ग्लैंड से, जो कि हमारे नेक में है, गले में, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या हो जाता है, एक अंडर एक्टिव थायराइड कंडीशन है जिसमें थायराइड काम नहीं कर पाता ढंग से, और थायराइड का इनसफिशियंट प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन का। कौन से, T3 और T4, तभी बोल रहे लो थायराइड हार्मोन की कंडीशन। और T3 T4 क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट में काम आते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखते हैं। थायराइड हार्मोन ही क्या करता है, हार्ट रेट को सही रखता है, कार्डिक आउटपुट भी इसी की वजह से अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है थायराइड हार्मोन। और देखो सीधा इसकी एटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं। इसमें ये किस वजह से होती है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है थायराइड ग्लैंड में, और जिसकी वजह से जो ग्लैंड सेल है थायराइड के वो डैमेज हो गए हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज से भी हो जाता है, जिसमें हाशिमोटो डिजीज आती है। ये एक थायराइड की डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं थायराइड टिश्यू पे, जिसकी वजह से ग्लैंड पूरा इन्फ्लामेटरी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयोडीन एसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन के लिए, और डेफिशिएंसी की वजह से ही T3 T4 का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, सॉरी ये ट्राई आइडोथायरोनिन और ये टेट्राआइडोथायरोनिन, तो ये तो ट्राई आइडो ही बोलते हैं और T4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है, तो जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। या फिर कोई थायराइड की सर्जरी हुई है उसकी वजह से भी ये भी कॉज है एक थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फैटिग हो जाता है, थकान होती है, वेट गेन हो जाता है, बहुत ड्राई स्किन, पतले हो जाते हैं बाल, मूड चेंज रहता है, मूड स्विंग रहता है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट भी कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम, एडिक्वेट रेस्ट दो, इमोशनल स्ट्रेस कम करो, मॉडरेट एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट अच्छी हो, ठीक है, लिपिड लेवल को अच्छे से चेक करना। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लीवोथायरोक्सिन, लियोथायरोनिन, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है T4 एंड T3।
मॉनिटरिंग करो, फॉलो अप करो, पेशेंट एजुकेशन दो, है ना। ये सारी चीजें ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये था सारा हाइपोथायरॉयडिज्म में के बारे में। अब हम अस्थमा के बारे में देख लेते हैं। देखो, अस्थमा क्या है? एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को, एडल्ट को। अस्थमा में डिफिकल्टी हो जाती है, थोमोज मतलब ब्रेथ में, है ना, तो सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाना इज अस्थमा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन और नैरो हो गई है एयरवेज, और जिसकी वजह से विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब वो सांस लेते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले एक्टिवेशन होगा, यानी कि जो मास्ट सेल हैं हमारे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो एलर्जी, जिसकी वजह से एलर्जी होगी। इट रिलीज सेवरल केमिकल्स को रिलीज करेंगे जिनको मेडिएटर बोलेंगे, जैसे हिस्टामीन वगैरह हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। फिर परपिटुएशन होगा। अब ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स हैं जो, है ना, वो पतली हो जाएंगी, और जो हमारी एयरवे है वो भी नैरो हो जाएगी। किस वजह से हुई है? मास्ट सेल की वजह से। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एलर्जेंस की वजह से जो हमारे मास्ट सेल से रिलीज हुए थे, है ना, मेडिएटर्स वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे एयरवे को। फिर प्रोग्रेशन हो जाएगा डिजीज का। अस्थमा मोर परसिस्टेंट रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस हो जाएगी, और एयर फ्लो जो होगी उसमें लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, कफ होगा, डिस्पनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, वीजिंग होगा। अस्थमा अटैक पड़ेंगे नाइट में, और इन दी अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होगी दिक्कत। ये एक्जेमा हो जाएगा, स्किन में भी दिक्कत आएगी, रैशेस पड़ेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगी। तो ये थे अस्थमा के सिम्टम। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम इसमें कि एलर्जन से बचो, टोबैको स्मोक से बचो, है ना, व्हीकल में से जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों में से उससे दूर रहो, अवॉइड करो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रहे, ठीक है, योगा करो डेली, और बैलेंस डाइट रखो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहिए तो इनहेल्ड करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, जैसे फ्लूटिकासोन वगैरह हो गया। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स में मॉन्टेल्यूकास, ज़ाफिरल्यूकास दिया जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग में बीटा एगोनिस्ट साल्मेट्रॉल, थियोफाइलिन दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन इनहेलर्स में फ्लूटिकासोन, साल्मेट्रॉल दे देंगे। शॉर्ट टर्म अस्थमा कंट्रोल में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे देंगे, एल्बिट्रॉल और इप्राट्रोपियम दे दिया जाएगा। एलर्जिक मेडिकेशन में ओमालीजुमैब दे दिया जाएगा। तो देखो, वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, मुझे पता है। तो देखो, मैं क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स अपने पहले भी मैं करा चुकी हूँ, तो मैं नोट्स में ही इनको भी अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, इतना सारा आपके लिए भी ज़्यादा ही हो जाएगा, और मैं भी कॉन्टिन्यूसली 1.5 घंटे से बोल रही हूँ, कोई मैंने बीच में स्किप नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है, तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। आपके लिए तो खैर है ही कि इतना सारा कैसे एक साथ पढ़ लोगे, है ना। तो आप तो वीडियो को रोक रोक के करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं नोट्स में ये सारे भी अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो देखो सबने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, सेशनल वगैरह के लिए भी, तो कोई इतना इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब हम सीधा सेक्शन सी को देख लेते हैं। तो देखो, सेक्शन सी देखो, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हटा देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग इन ए लार्ज पॉपुलेशन। अब लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग का जो एंड रिजल्ट हमें देखना है ना, यूटिलाइज करना है, हमें मिलेगा कि वो ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी उसकी कैसी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो हमारा होगा फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ट डिजीज। तो कौन सी नहीं है इन चारों में? सिलियाक डिजीज, हार्ट डिजीज नहीं है। कॉज बताने हैं, एंजाइना पेक्टोरिस का कॉज क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन हार्ट मसल। ठीक है। एटियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की एटियोलॉजी क्या होती है? कार्डियोमायोपैथी। कोल्ड स्टैंड्स फॉर, कोल्ड क्या होता है? देखो, जैसे सीओपीडी होता है ऐसे ही ये भी है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी और लंग दोनों सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। इसमें से कौन सा है जो एयर कंडीशनर का काम करता है? नेजल चैम्बर। थायराइड डिसऑर्डर ऑफन मिस्टेकन फॉर, जो थायराइड डिसऑर्डर अगर हुआ है किसी को तो उससे और क्या देखने को मिलता है? मीनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो जल्दी एज में रुक जाता है ना। फिर स्लोली प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, जो प्रोग्रेसिव और डीजनरेटिव है ना, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, तो वो क्या है? पार्किंसन डिजीज है। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन GERD फैसिलिटेट गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, जो गैस्ट्रिक जो है कंटेंट को खाली कर देती है। GERD में कौन सी ड्रग ऐसी दी जाती है? तो वो दी जाती है हमारी प्रोकाइनेटिक ड्रग, जिसमें हमारा क्या ऑनटेनसेट्रॉन वगैरह आ गया, डोमपेरिडोन वगैरह हो गया। ठीक है।
और क्या है, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजिकल कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद माइक्रोसाइटिक अनीमिया। कौन सी ऐसी डिजीज है जो माइक्रोसाइटिक अनीमिया के साथ हमारी एसोसिएटेड नहीं है? तो वो सिर्फ एक है, वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और तीनों ही माइक्रोसाइटिक होती हैं, ए प्लास्टिक, थैलेसीमिया, सीरोब्लास्टिक। SARS स्टैंड्स फॉर, यानी सार्स स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, फंगल निमोनिया इज नॉन कंटेजियस, यानी नॉन इन्फेक्शियस भी लिख सकते हो आप, नॉन कंटेजियस और नॉन इन्फेक्शियस। नेक्स्ट देखो, डैश कॉजेज स्टिफनेस इन जॉइंट, ऑस्टियो आर्थराइटिस। नेक्स्ट, साइकोसिस रेफर्स टू लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी इंक्लूडिंग, क्या क्या आता है इसमें, हेलुसिनेशन, जो आपने पढ़ा था, हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया से होता है, स्टेफाइलोकोकल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल इज सिंथेटिक, कौन सा है सिंथेटिक, सल्फानिलामाइड। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज इन्फेक्शियस, एंटीबायोटिक है जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो अफेक्ट द, किसको अफेक्ट कर देते हैं, सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी को, एक सेकेंड, सीरोटोनर्जिक यानी सीरोटोनिन की एक्टिविटी को कम करते हैं या बढ़ा देते हैं, बस अफेक्ट करते हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डिस्मेनोरिया इज ए कंडीशन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक्स आर, दो टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं, एक नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक। अगर हम नॉन नार्कोटिक बोले तो एनसेड आ जाएगा, जिसमें आइबुप्रोफेन लिख देंगे, और ओपियोइड्स भी आ जाएंगे जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होंगे, ठीक है। तो यहां तक देखा आपने, सारे आपके क्वेश्चन सेक्शन A, B, C के हो गए हैं। बी के सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन थे जो आपके स्टार्टिंग के यूनिट के हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स के हैं, जो आपको अभी जब मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। अस्थमा देखा, ठीक है, COPD है, डायबिटीज है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, एपिलेप्सी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें से आपका ज्यादा से ज्यादा, देखो पार्किंसन, एल्जाइमर, स्ट्रोक तीनों ही मैंने एक्सप्लेन किया, GERD, पेप्टिक अल्सर करा, इसमें से क्रोन्स डिजीज भी देख ली, ठीक है। हिमेटोलॉजिक डिसऑर्डर का नहीं हुआ है, इसमें से आप आयरन डेफिशिएंट मेगलोब्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेना, ठीक है। इन्फेक्शियस में TB देखा आपने, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, सिफिलिस देखा, और वायरल में सार्स के बारे में थोड़ा बहुत देख के चले जाना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सोरियासिस देखा। अगर एक एक भी, और इसमें तो आपने तीनों ही देख लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, ग्लोकोमा भी पढ़ा, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी, डिस्मेनोरिया को देखा, और थोड़ा PCOS के बारे में भी। इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स का पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।